तो आफ्टरनून माय डियर। तो मैं सबसे पहले आप लोग को याद दिला दूं कि हमने पिछला क्लास में आप लोग को क्या पढ़ाए थे। इटली का नहीं, इटली का एकीकरण। ये इटली का एकीकरण मैंने बताया था कल बढ़िया से, और हमने बताए थे कि इटली 20वीं शताब्दी आते आते 20वीं की 19वीं शताब्दी आते आते कई टुकड़ों में बट गया, और जिस पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया, और छोटे छोटे देश थे, लेकिन ये दो गो देश जो थे इसका बहुत बड़ा क्षेत्र पर अधिकार था। और फिर 3 आदमी के प्रयास से, नहीं किसके किसके प्रयास से, मैजनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी, ये तीनों व्यक्ति के प्रयास से कितना ईस्वी में, 1871 ईस्वी में ये एकीकृत हो गया। तो क्या ये तो समझ गए आप लोग बढ़िया से। तो अब अगला पॉइंट की ओर जाते, नहीं अगला पॉइंट क्या है, आपको मैं आपको याद दिला दूं कि ये 10th एसएसटी हम पढ़ा रहे हैं और उसमें इतिहास पढ़ा रहे हैं। इतिहास की जो पहला चैप्टर है उसमें बहुत सारे पॉइंट पढ़ा चुके हैं, शेष पॉइंट जो बचा हुआ है वही पढ़ा रहे हैं। तो आज का पॉइंट होगा आपका, मैं कल जो पढ़ाए थे उसको हम रिमाइंड करा रहे थे बच्चे को। आज का पॉइंट होगा आपका जर्मनी का एकीकरण। आप लोग कॉपी के बीच में लिखिए, लिख चुके हैं, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, थोड़ा सा इधर लिखिए, जर्मनी का एकीकरण। तो आज हम लोग जर्मनी के एकीकरण के विषय में बढ़िया से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, याद रखने के लिए आप लोगों को, कि जर्मनी और इटली दोनों एक ही साथ एकीकृत हुए थे, दोनों एक ही साथ जो बिखरे हुए थे एक हुए थे। दोनों की कहानी साथ साथ चल रहा था, और ये जर्मनी भी यूरोप महादेश के हैं, इटली भी यूरोप महादेश के हैं। और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं हम। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि 800 ईस्वी तक, जी 800 ईस्वी तक ये जर्मनी, सारलामा, एक सारलामा वहां के महान राजा थे जो बहुत ही प्रतापी यूरोप महादेश के राजा माने जाते हैं। माने जाते हैं कि उसके नेतृत्व में, सारलामा के नेतृत्व में, सारलामा, इसके नेतृत्व में 800 ईस्वी तक जर्मनी बिल्कुल बिखरा हुआ एक था। खूब बढ़िया से इसका शासन हो रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे इसकी मृत्यु हुई सारलामा के, ये बिखरना शुरू हुआ। और कितने भाग में बिखर गया जानते हैं? 300 टुकड़ा में बटा, एक दो को नहीं, कितना में ये जो बटा, खट खट कितना में, 300 टुकड़ा में माय डियर, ये 300 टुकड़ा में बट गया। और इसमें से एक था परसा। 300 टुकड़ा में से एक क्या था? परसा। याद रखिएगा इसको, परसा बहुत जगह यूज आएगा। 300 टुकड़ा में एक था परसा। वो परसा सबसे शक्तिशाली था। और मैं थोड़ा सा स्मरण करा दूं कि इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं के द्वारा ये 300 भाग एक हुआ है। अब आते हैं कि परसा तो एक जर्मनी के राज्य हैं, एक टुकड़ा है, लेकिन क्या उन्हीं से हो जाएगा? कोई ना कोई व्यक्ति का तो योगदान होगा ना। तो आइए, मैं उसमें 3 व्यक्ति पढ़े थे आप, किसमें? इटली में। इसमें 2 व्यक्ति है माय डियर। कौन कौन है इस परसा के? 2 व्यक्ति देख लीजिए। पहला का नाम है विलियम प्रथम। क्या? विलियम प्रथम। और दूसरा का नाम है बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क, जी ये दूसरा है बिस्मार्क। थोड़ा सा इसको नीचे में लिख देते हैं, यहां सेट नहीं होता है।
मैं कह रहा था कि ये जो 300 टुकड़ा था, उन 300 टुकड़ा में से एक टुकड़ा कौन था? परसा। इसी का बात हो रहा था। नहीं, ये सबसे मजबूत था। और परसा जो है, मैं कहा एक राज्य का नाम था, लेकिन वहां पर 2 व्यक्ति थे परसा के, जो जिसके नेतृत्व में ये 300 टुकड़ा क्या हुआ है? एक हुआ है। तो वो कौन कौन से, थोड़ा वो जान लीजिए। मैंने सबसे पहले क्या कहा? विलियम प्रथम, इसको याद रखिएगा। और दूसरा बिस्मार्क, बिस्मार्क जी, इसको भी याद रखिएगा। एक तो विलियम प्रथम हो गया, दूसरा बिस्मार्क हो गया। अब देखिए ये और ये क्या है, ये दोनों सुन लीजिए। ये विलियम प्रथम वहां के शासक थे। पहले क्या हुआ करते थे, जिस तरह से राष्ट्रपति होते हैं ना, एक सर्वोसर्वा होते थे। जैसे अभी भी इंग्लैंड में क्या होते हैं जानते हैं? रानी होती है अभी भी। इधर तो जो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री जो होता ही है, लेकिन एक हेड बॉस भी होते हैं जो रानी, अभी भी उसका वहां पर चल रहा है। तो ठीक उसी तरह से पहले इसी तरह से हुआ करता था, उसको शासक बोला जाता था। तो मेन जो शासक थे वो था विलियम प्रथम, विलियम प्रथम। और बिस्मार्क को इन्होंने ही अपना प्रधानमंत्री बनाया था, परसा का। और बता दूं मैं आप लोग को, 1862 ईस्वी में ये प्रधानमंत्री बना था। कब? 1862 में ये प्रधानमंत्री बना था। 81962 में प्रधानमंत्री बना है। और प्रधानमंत्री बनते ही परसा को तो मजबूत किया ही, साथ ही साथ बिखरे हुए जो जर्मनी था, उसको 300 टुकड़ा में जो बिखरा हुआ था, उसको भी इन्होंने एक किया है, जो हम पढ़ाएंगे। अगला पॉइंट शायद आपको है भी कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान है। अगला पॉइंट शायद जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान शायद होगा। इसके बाद जस्ट बाद, चलिए जस्ट बाद ही है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। मैं अभी तुरंत पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि जर्मनी, हम ऐसे कह सकते हैं कि जर्मनी 19वीं सदी आते आते 300 टुकड़ा में बट गया। और उसको वहां के 2 व्यक्ति के प्रयास से, विलियम प्रथम और बिस्मार्क के प्रयास से, ये 1871 ईस्वी में, कितने ईस्वी में एकीकरण हुआ था मेरे डियर? कितना में? 1871 ईस्वी में एकीकृत हो गया। बस इतना पहले लिख लीजिए, फिर आगे जो बताएंगे उसको लिखा के कि इटली के क्रम में बिस्मार्क का क्या योगदान है तो बताऊंगा बढ़िया से। पहले इसको लिख लीजिए। इतना तो समझ गए ना जर्मनी का एकीकरण कैसे है, क्या है, नहीं है। लिखिए, देखिए जर्मनी यूरोप महादेश के एक देश का नाम है। जर्मनी यूरोप महादेश के एक देश का नाम है। जर्मनी यूरोप महादेश के एक देश का नाम है। एक देश का नाम है। जर्मनी यूरोप महादेश के एक देश का नाम है, जो 19वीं सदी आते आते 300 टुकड़ों में बट गया। जो 19वीं सदी आते आते 300 टुकड़ों में बट गया। 300 टुकड़ों में बट गया। 300 टुकड़ों में बट गया। जिसको जिसको मत दीजिएगा, जिसको काट दो। क्या लिखे है? जो परसा के परसा के शासक विलियम प्रथम, जो परसा के शासक विलियम प्रथम और
प्रधानमंत्री बिस्मार्क और प्रधानमंत्री बिस्मार्क के प्रयास से 1871 ईस्वी में एकीकृत हो गया। 1871 ईस्वी में एकीकृत हो गया। 1871 ईस्वी में एकीकृत हो गया। शायद हो गया। अगर सिंपल पूछे जर्मनी का एकीकरण तो आप इतना लिख देते हैं, तो चाहे बोर्ड में पूछे कि कोई जानकारी दृष्टि से ये कम नहीं हुआ। अब अगला जो पॉइंट है आपका, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगला क्या है पॉइंट, देख लीजिए तो। अच्छा, आप लोग समझते हैं ना बढ़िया से इसको? मैं एक बार फिर से बता दूं, ये इतिहास जो है 10th का, उसका 3 चैप्टर तक वो विदेशी इतिहास है, अर्थात दूसरे देश के विषय में पढ़ना है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपको दिक्कत हो सकती है, तो शर्माना नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। छोटे छोटे चीज जहां भी आपको लगे कि हम मेरे ऊपर से जा रहा है, तो तुरंत हमको रोको और पूछो। मेरे भाई, कोई भी टीचर, हम नहीं, कोई भी टीचर, मैक्सिमम टीचर ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे को हम डॉट्स रख के पढ़ाएं, और हम भी उसमें से हैं। आपके एक भी डॉट को हम रखना नहीं चाहते, राइट? तो क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या है अगला आपका? हाँ, अगला पॉइंट है जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान, आप लोग भी अपने कॉपी के बीच में लिखिए, योगदान। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान, यही पॉइंट आज चलेगा अभी बढ़िया से, इसी पर चर्चा चलेगा। तो मैं अभी भी बताया था आप लोगों को, याद होगा शायद, कि ये जर्मनी यूरोप महादेश के देश हैं, और इसके एकीकरण में ये जो बिस्मार्क है, इसका काफी अधिक योगदान है जी, बिस्मार्क का। हमने बताए थे अभी भी तुरंत कि जर्मनी में एक राज था परसा, नहीं परसा, 300 टुकड़ा में बटा हुआ था, उसमें से एक राज था परसा, और यहीं के शासक थे विलियम। माय डियर, मैं इसलिए विलियम को लेके चलता हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन भी पूछता है इस पर, कि अगला पॉइंट भी होगा शायद, कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए संभव है। कई घुमा के पूछ सकता है। तो ये विलियम प्रथम ही ने उसको प्रधानमंत्री बनाया, फिर उचित सहयोग दिया, तब तो वो काम किया, इसलिए इसको लेकर चलते हैं। मैं कहा कि परसा का शासक विलियम प्रथम, और ये बनाया किसको? बिस्मार्क को। बिस्मार्क को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया, राइट। और कब बना प्रधानमंत्री? और ये प्रधानमंत्री कब बना माय डियर? 1862 में, इसको याद रखना। 1862 ईस्वी में ये प्रधानमंत्री बना। अब माय डियर, आप लोग को थोड़ा देर बिल्कुल ही ध्यान एकाग्र करके बोर्ड की तरफ देखना है और मेरे बात को सुनना है। बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है जिसको समझना है अभी। अब देखिए, बिस्मार्क, सोचने की बात है कि 300 टुकड़ा में जो बटा हुआ था, उसको अकेला बिस्मार्क कैसे कर देगा? कुछ न कुछ तो होगा। क्या ताकत के बल पर कर दिया? नहीं माय डियर, ताकत मजाल नहीं है। बड़े से बड़े काम जो होते हैं उस ताकत से नहीं होती माय डियर, वो होते हैं दिमाग से, और दिमाग के साथ साथ प्लानिंग से होती है।
एक नीति जो होती है, प्लान के तहत अगर कोई काम किया जाए तो उसमें एनर्जी कम खपत होती है और सफलता अधिक से अधिक मिलती है। और प्लानिंग आपकी अगर बेटर हो तो बढ़िया से बढ़िया काम आप अकेले कर सकते हैं। और वही किया है कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने एक प्लान बनाया, 300 टुकड़ा जो बटा हुआ था उसको एक करने के लिए एक प्लान बनाया। और वही प्लान आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वही प्लान हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे उस प्लान में का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था वो क्या हिस्सा था? इसका प्लान का पहला हिस्सा है माय डियर कि उन्होंने जो उसको आजाद करने के लिए नीति का अपनाया, और जिस नीति का नाम था रक्त एवं लोह नीति। क्या नाम था? याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, रक्त एवं लोह नीति। जी, लोह नीति, ये रक्त एवं लोह नीति, ये रक्त एवं लोह नीति इन्होंने अपनाया। अर्थात इस नीति का मतलब यह हुआ कि मैं युद्ध के द्वारा जर्मनी को एक करूंगा, युद्ध के द्वारा यहां से विदेशियों को खदारूंगा, भगाऊंगा, चूरूंगा, कूटूंगा। कौन कहा? बिस्मार्क कहा। अब देखिए, रक्त एवं लोह नीति अपनाया। अब जब युद्ध की नीति अपनाया तो युद्ध तो करना पड़ेगा ना। तो माय डियर मैं बता दूं, इन्होंने 3 युद्ध किया है। कितने युद्ध? 3 युद्ध। मैं तीनों युद्ध को थोड़ा सा बता देता हूं, पहले लिखा देता हूं। यहां पर 3 युद्ध किया है। पहला युद्ध किया माय डियर डेनमार्क से। किससे? डेनमार्क से। डेनमार्क से, डेनमार्क से पहला युद्ध डेनमार्क से किया। अब ये डेनमार्क से क्या था नहीं था वो थोड़ा सा जान लेते हैं आप लोग कि ये क्या था नहीं था। मेरे भाई, ये डेनमार्क को दूसरा देश था, अलग से दूसरा देश। हाँ, उसका जो शासन था, जर्मनी के जो 300 टुकड़ा था ना, उसके 2 गो क्षेत्र पर था। वो देखिए, डेनमार्क पर किसका किसका शासन था वो थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग हैं। ये देख लीजिए, ये किसका किसका शासन था, इस पर वो जान लेते हैं हम लोग। बढ़िया से देखिए, डेनमार्क का किसका शासन था। पहला था सेल्सविग। थोड़ा सा नाम माय डियर अल्टर पल्टर होगा। क्यों अगर अल्टर पल्टर होगा? विदेशी मैंने अभी भी कहता है सेल्स वीक। क्या है? सेल्सविग। ये कहां का क्षेत्र है? जर्मनी का सेल्सविग। तो इस पर किसका शासन था? डेनमार्क। और दूसरा क्षेत्र कौन था? वो दूसरा देखिए, हॉल्स्टीन। क्या था? बिल्कुल गहराई से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अगर छूट गया तो फिर बाद में दिक्कत होगा। ये दोनों पर किसका अधिकार था? डेनमार्क। अब देखिए, अब सबसे पहले दिमाग लगाया बिस्मार्क कि मैं डेनमार्क से युद्ध करूंगा, क्योंकि कमजोर था। मैंने बताया था कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस दो ताकतवर देश था। कौन कौन? ऑस्ट्रिया जो उस पर था, कौन किस पर? किस पर था? जो इटली पर था ना, वही यहां पर भी था दुश्मन। यहां पर बढ़िया से लिख देते हैं, वहां से कट रहा था ना। ऑस्ट्रिया और कौन? फ्रांस। यही 2 इसके विरोधी थे। तो इन दोनों को कुछ नहीं किया इन्होंने। देखो कितना अच्छा नीति अपनाया। देखो नीति, देखो किसको छेड़ने का प्रयास किया? डेनमार्क को। क्योंकि डेनमार्क क्या था? कमजोर था, इसलिए इसको छेड़ने का प्रयास किया। लेकिन इसको भी छेड़ने का जो प्रयास किया माय डियर, मैं बता दूं आप लोगों को, तो अकेले नहीं किया। इन्होंने बड़ी ब्रेन से, ये आपको याद होगा, इससे पहले कौंट काबूल पढ़े थे आपने। कौंट काबूल क्या था? दोस्ती का मार्ग अपनाया था। और किससे दोस्ती किया था? फ्रांस। राइट। यहां पर उसका उल्टा किससे करेगा ये? देखो, भूलने का बात भी नहीं है। इस ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती किया इन्होंने। एक किया ऑस्ट्रिया से, वही नीति अपनाया। इससे दोस्ती किया कौन? बिस्मार्क। देखो माय डियर, बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर दिया और दोनों मिलकर किस पर हमला कर दिया? ये दोनों मिलकर इस पर हमला कर दिया। खट 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 खट। किस पर? अब कहिए, जब ये लड़ेगा तो ये जीतेगा? इस दोनों क्षेत्र को क्या किया? दोनों क्षेत्र को आजाद कर लिया माय डियर। और दोनों क्षेत्र को
आजाद करने के बाद, दोनों क्षेत्र को आजाद करने के बाद, ये बेईमानी नहीं किया, बिस्मार्क बेईमान नहीं थे माय डियर। इन्होंने क्या किया, एक क्षेत्र उसको दे दिया, किसको, ऑस्ट्रिया को, अर्थात सेल्सविक किसको दे दिया, ऑस्ट्रिया को, हॉल्स्टीन किसको अपने पास रख लिया। थोड़ा सा मैं ईस्वी भी बता दूं, ये लड़ाई हुआ कब, ये 1864 में हुआ था। कब, 1864 में लड़ाई हुआ था, इस पर हमला किया था। तो क्या पहला युद्ध के विषय में आप जान गए, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, पहला विषय में जान गए, पहला कैसे लड़ाई हुआ, किससे लड़ा, पहले डेनमार्क से। कब लड़ा, 1864 में, और किसके साथ मिलकर लड़ा, और किस किस को आजाद किया, सेल्सविक और हॉल्स्टीन को, और अपने पास क्या रखा, सेल्सविक, हॉल्स्टीन किसको दे दिया, ऑस्ट्रिया को। अब आ जाइए, अब देखिए, बिल्कुल इतना याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम, कोई दिक्कत, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए मजे के बाद। अब यहां पर थोड़ा सा जगह है मेरे पास। अब दूसरा लड़ाई होगा माय डियर, दूसरा लड़ाई होगा ऑस्ट्रिया से, दोस्त से ही लड़ेगा, वो भी लड़ा था ना, ये भी दोस्त से लड़ेगा। देखो दूसरा लड़ाई किससे, ऑस्ट्रिया से। अब देखिए ये भी खुद उसी के नीति पर चल रहा है। और कब लड़ाई होगा वो जान लीजिए आप, 1866 में, 65 दिया 66, कब, 1866, ठीक। अब देखिए हुआ क्या था दोनों में, सेडोवा के मैदान में लड़ा है, पूरा गर्दा गोल उखाड़ दिया पकड़ के, बहुत लड़ाई, भयंकर लड़ाई हुआ है दोनों को। मेरे यार हुआ क्या, ये जो सेल्सविक उसको दिया हुआ था, देखो 66 और 64, 2 साल का, 65 में ही मैं डियर, 21 साल के बाद, ये तो 66 में लड़ाई हुआ ना, 65 में वो लड़ाई करना नहीं चाहता था, कौन, बिस्मार्क। 65 में कहा कि दोस्त आपसे मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूं, ऐसा कीजिए कि आप तो बहुत सारे अमीर हैं, बहुत सारे आपको क्षेत्र हैं, आप क्या कीजिए, तो हमको ये दे दीजिए, कौन, आप सेल्सविक छोड़ दीजिए। कहा ऐसा नहीं होता है, लड़के लिए आपने वैसे नहीं दिए हैं, रिलीफ में नहीं मिला है, लड़े हैं उसमें। कल के बात भी सही है, तो कल के सुन लो, ये मेरा ही क्षेत्र था, मैं उस टाइम में कमजोर था, इसलिए आपको दे दिए थे, मैं प्रेम से कहता हूं दे दीजिए हमको, इस पर से आप हट जाइए। नहीं माना मैं डियर, मानने वाला था ही नहीं, और बिस्मार्क भी मानने वाला था नहीं। गए, तैयार हो जाओ, आ जाओ मैदान में। और माय डियर दोनों के बीच शेडोन के मैदान में, शेडोवा के मैदान में दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और जिसमें जीत किसकी होगी तो जानते ही हैं, किसको, बिस्मार्क, और इसकी जीत हो गई मेरी, अर्थात ऑस्ट्रिया भी खत्म। अब देखिए ऑस्ट्रिया खत्म हो गया, डेनमार्क खत्म हो गया, और छोटका छोटका देश तो अपने भागने लगा होगा। देखिए एगो भयंकर है खूंटा गाड़ने वाला, कौन, फ्रांस, राइट, बहुत अच्छा। अब देखो फ्रांस को क्या मजा चखाता है, वो थोड़ा सा मैं इस जगह में बता रहा हूं। तीसरा लड़ाई लड़ेगा ये, तीसरा लड़ेगा किससे, फ्रांस। और मैं बता दूं ये फ्रांस से लड़ाई हुआ कब, 1870 में हुआ लड़ाई, फ्रांस से लड़ेगा 1870 में लड़ेगा ये। एक सेकेंड माय डियर, बिल्कुल मैं भी सही कह रहा था, 19 जून 1870 ईस्वी को, ये 1870 ईस्वी को इससे लड़ेगा। अब हुआ क्या था वो सुन लीजिए। उस समय नेपोलियन थे फ्रांस के शासक, नेपोलियन, और परसा का जो शक्ति बढ़ रहा था ना, उससे खुद फ्रांस के शासक नेपोलियन को नींद नहीं आती थी, नींद खराब थी, दिन रात उसी को देखते थे, किसको, बिस्मार्क को, कि अब मेरा ही नंबर है। लेकिन उसको लग रहा है सलाम तो बहुत ताकतवर है, तो पकड़ के रख देंगे, इसको रौन देंगे पकड़ के। और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, जबकि ये अस्थिर था, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि खुद, जी हाँ खुद, ये फ्रांस के शासक नेपोलियन ने खुद कहा, ललकार दिया उसको, बहुत तू फड़फड़ाता है ना, आके एक बार भिड़ लो, क्या समझता, ऑस्ट्रिया डेनमार्क, आके भिड़ो ना, रख तो तोड़ देंगे पकड़ के। और माय डियर आ गया, कल के ये भी स्वीकार कर लिया, कल के ठीक है आ जा, एक बार फैसले हो जाए।
और शेडोन के मैदान में। कहां लड़ा दोनों? सेडोन, वो लड़ा था। वो कौन कहां लड़ा था? सेडोवा के मैदान में, वो लोग। ये शेडोन के मैदान में दोनों के बीच लड़ाई हुआ। सेडोन के मैदान में किसके किसके बाद? फ्रांस और बिस्मार्क, या हम कहेंगे फ्रांस, फ्रांस और परसा। अगर राज राज की बात होगा तो फ्रांस और परसा। अगर यही तो मेन था ना, ये समझिए बिस्मार्क परसा, परसा मिस बिस्मार्क ना, तो इनके बीच हुआ। और इसमें किसकी जीत होगी? ये तो पहले से तय था, बिस्मार्क का जीत हुआ। और बहुत बुरी तरह से हराया है इसको। किसको? जैसे ही हारा माय डियर, जो भी बचल खुचल था सब देश भाग गया यहाँ से, अर्थात फ्री हो गया। लेकिन पहले एक नियम था। आप कहेंगे कि सर 1870 में जब हुआ लड़ाई, तो 71 में क्यों स्वतंत्र हुआ? कौन? इटली का एकीकरण 1871 में क्यों हुआ? माय डियर, पहले बहुत ही लोग जब कोई हार जाता था ना, तो तुरंत ही मुंह थकुच के नहीं भगाता था। कहता था कि ठीक है रुको भाई, एक संधि करो। फिर बैठता था, बैठ के फिर इस पर विचार विमर्श होता था, क्या किया जाए नहीं किया जाए, राइट। तो फिर जाके इन दोनों के बीच एक संधि हुई है जगह पर। मैं संधि की भी बात बता दो। हारने के बाद एक संधि हुई है, एक संधि हुई है। और कहां हुई संधि, थोड़ा सा वो जगह बता देते हैं। संधि हुई किसके किसके बीच हुआ? संधि किसके किसके बीच होगा? बिस्मार्क नहीं, बिस्मार्क, हम यह कह सकते हैं परसा नहीं, किसके किससे है? परसा, परसा प्लस फ्रांस के बीच हुआ एक संधि। और वह संधि कब हुआ? 10 मई 1871 ईस्वी को। इतना 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। जगह भी सुन लीजिए, काम में आएगा। कभी कभी पूछता है ये सब जगह कि कहाँ क्या हुआ। फ्रैंकफर्ट। माय डियर, थोड़ा सा नाम अल्टर पल्टर है, तो इसलिए इससे डरिएगा नहीं कि कैसे क्या है नहीं है। फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट फो अटोपरे, ये फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर एक संधि हुई। और उस संधि के तहत कहा कि मैं अब यहां से चला जाऊंगा। और कुछ ही दिन में क्या किया? फ्रांस यहां से चल गया। इस तरह से 1871 में इटली जर्मनी क्या हो गया? एक हो गया। तो आपने देख लिए शायद टोटल कहानी को, कि कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ। और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान है? कोई इसमें शक किसी भी तरह के? टाइम तो मात्र 2 मिनट है। जो खींचना है तो खींच दीजिए, जो बच जाएगा तो कल लिखा देंगे। चूंकि आगे वाला बैच का जो है ना आज टेस्ट है, तो इसलिए इसमें लेट कर नहीं सकते। बारिश भी छूट गई है। ये इतना चीज लिखिएगा। अच्छा, बोर्ड पर उतारना चाहते हैं? अगर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। वैसे तो हम लिखेबे करेंगे लैंग्वेज में ना। अगर आप इतना चीज को लिखना चाहते हैं तो पता चलेगा आपको कैसे क्या है नहीं है। हम इसको लैंग्वेज में लिखा देते हैं ना। देखिए ना आप लोग, 2 मिनट में हम कुछ सीधा कर लेते हैं ना। लिखिए, ये तो एक समझाने के लिए है। आप अगर इसको देख लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा खट से। हाँ, लिखिए, लिखिए। जर्मनी के परसा राज का, जर्मनी के परसा राज का, जर्मनी के परसा राज का 1862 ईस्वी में, जर्मनी के परसा राज का 1862 ईस्वी में बिस्मार्क क्या बना? बिस्मार्क प्रधानमंत्री बना। बिस्मार्क प्रधानमंत्री बना। बिस्मार्क प्रधानमंत्री बना। और 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 जर्मनी को एक करने के लिए, जर्मनी को एक करने के लिए, कोमा, आजाद करने के लिए, आजाद करने के लिए रक्त एवं लोह नीति अपनाया। कौन नीति? रक्त एवं लोह नीति अपनाया। रक्त एवं लोह नीति अपनाया।
रक्त एवं लोह नीति अपनाया, रक्त एवं लोह नीति अपनाया। जिसके तहत, जिसके तहत उसे 3 युद्ध करना पड़ा, जिसके तहत उसे 3 युद्ध करना पड़ा, जिसके तहत उसे 3 युद्ध करना पड़ा। पहला लिखो माय डियर, डेनमार्क से युद्ध, नहीं क्या लिखे, नीचे में लिखिएगा, नीचे में करके डेनमार्क से युद्ध, डेनमार्क से युद्ध लिख लिए, डेनमार्क से युद्ध। और कोस्ट में क्या लिखना, 1864, कोस्ट में 1864। नेक्स्ट नीचे में दूसरा, दूसरा किससे होगा, ऑस्ट्रिया से युद्ध, दूसरा लिख दो ऑस्ट्रिया से युद्ध, ऑस्ट्रिया से युद्ध। आप तो बहुत दूर से आते हैं ना, तो दूर से आते हैं तो कुछ सोच के आए होंगे ना, तो वो चीज मिलना चाहिए ना, वैसे थोड़े वहां तक आवाज है, वैसे नहीं है, उतना दूर से आने का मतलब। दूसरा क्या लिखे, ऑस्ट्रिया से युद्ध, कोस्ट में 1866। और तीसरा लिखिए फ्रांस से युद्ध, तीसरा किससे, फ्रांस से युद्ध, कब, 1870, 1870। तो माय डियर, आज इन तीनों का विश्लेषण हम नहीं कर पाएंगे, नहीं लिखा नहीं पाएंगे तीनों को, क्योंकि हमने बता तो दिए, कल बताएंगे। तो चलते हैं, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।